करीब 28 साल पहले की ये बात है। बेटा अपने पिताजी के पास जाता है और जाकर कहता है कि पिताजी, घर का जो कारोबार है वो उसे समझ में नहीं आता, इसलिए आप जमीन का बंटवारा कर दीजिए और जब जमीन का बंटवारा हो जाएगा तो वो अपना कारोबार अलग करना चाहेगा और आपसे बिल्कुल अलग रहना चाहेगा। जैसे ही पिताजी ये बात सुनता है, पिताजी को बहुत तेज का गुस्सा आ जाता है। पिताजी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे रहते हुए जमीन का बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर बंटवारा नहीं हो सकता, इसलिए जो काम घर में चल रहा है तुम्हें वो ही काम करना होगा। बेटा बार बार रिक्वेस्ट करता है लेकिन पिता साफ साफ इनकार कर देते हैं। कुछ वक्त बीत जाता है। उसका भाई होता है। भाई पिता की साइड चला जाता है और इसी बात को देखते हुए घर में कलेश पैदा हो जाता है। कलेश कुछ इस तरह से पैदा होता है कि एक दो नहीं बल्कि 5 कत्ल हो जाते हैं। जो 5 कत्ल होते हैं तो इलाके में सनसनी फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, ये सोचकर कि आखिरकार जिन रिश्तों पर विश्वास कर सकते हैं वही रिश्ते आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकते हैं। इस घटनाक्रम को 28 साल का समय बीत जाता है। 28 साल बाद एक बार फिर से इतिहास अपने आप को दोहराता है और एक के बाद एक 5 कत्ल हो जाते हैं। उन 5 कत्लों की गूंज सोशल मीडिया, अखबार, टीवी के माध्यम से जब लोगों तक पहुंचती है तो लोगों में भूचाल मच जाता है। लोगों को यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार 5 कत्ल किसने किए हैं और इसके पीछे की वजह क्या है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो 5 कत्ल किसने किए हैं और क्यों किए हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक शहर है बनारस और बनारस का ही एक थाना लगता है भेलुपुर। भेलुपुर थाना क्षेत्र का एक इलाका है भदेनी। भदेनी में एक पावड़ा हाउस है और पावर हाउस के ठीक सामने से एक गली जा रही है। गली जैसे ही बाहर निकलती है उसके बाद 5 मंजिला एक आलीशान बिल्डिंग है, जो कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जिसमें लगभग 40 से ज्यादा किराएदार भी रहते हैं। इसी घर में जो नीचे वाला फ्लोर होता है वहां पर एक नौकरानी काम करने के लिए भी आती है। नौकरानी काम करने आती है जिसका नाम रीता देवी होता है। रीता देवी 5 नवंबर 2024 की सुबह 11 बजे के आसपास रोजमर्रा की तरह दरवाजा खटखटाने की कोशिश करती है। बेल बजाती है, कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। वो थोड़ा इंतजार करती है, हो सकता है कि कोई बाथरूम में हो, कहीं बिजी हो सकता है थोड़ी देर बाद कोई खोले, इसलिए वो इंतजार करती है तो फिर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। रीता देवी ने उस दरवाजे को जैसे ही जोर से धक्का देने की कोशिश की तो धक्का देने पर दरवाजा खुल जाता है, दरवाजा टूट जाता है। वो अपनी आंखों से जो दृश्य देख रही थी उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। दरअसल घर की जो मालकिन है, जो इस पूरी बिल्डिंग की मालकिन है, जिनका नाम नीतू, जिनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है, वो सामने फर्श पर पड़ी हुई है और खून से लथपथ है। आखिरकार इस दृश्य को देखकर किसी की भी चीख निकल सकती है, किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो चीखती है, चिल्लाती है। उस बिल्डिंग में जितने भी किराएदार रहते थे वो दौड़ते हुए उस चीख की तरफ जाते हैं और जाकर जब देखते हैं तो वाकई वो दृश्य बहुत ही भयानक था। अब इसके बाद जिस घर की 3 बच्चे होते हैं, जो सबसे बड़ा बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 24 साल होती है, नाम उसका नवनेंद्र उर्फ नमन होता है। वो एक कमरे के अंदर उसकी लाश पड़ी हुई थी, वो भी फर्श पर पड़ा हुआ था। साथ ही एक और बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास होती है। बेटी का नाम गौरांगी होता है और वो घर के कोने में पड़ी हुई थी। उसकी लाश जो थी वो घर के कोने में पड़ी हुई थी, वो भी खून से नहाई हुई थी। छोटा बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 15 साल होती है, नाम उसका सुबेंद्र होता है। वो बाथरूम के पास ऐसा लग रहा था उस दृश्य को देखकर जैसे कि उसने अपनी जान बचाने की लाखों कोशिशें की थी और हत्यारों ने उसको भागते हुए मारा था। शायद उसके शरीर के कुछ हिस्से पर भी कोई चोट वोट मारी थी। अब ये बात जो किराएदार हैं, आसपास के लोग हैं, इस घटना की जानकारी पुलिस को देते हैं और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, डीएम एस राजलिंगम, डीसीपी गौरव देशवाल, एडीसीपी नीतू काग्यान, एसपी धन्य कुमार, एसीपी कोतवाली ईशान सोनी, साथ ही भेलुपुर, लंका, रामनगर, सिंगारा, इस भारी पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच जाती है और एक टीम आती है, डॉग स्क्वाड आते हैं। एक ही घर के अंदर 4 कत्ल जो हुए थे, किसने किए हैं, क्यों किए हैं, इस बात की जब जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं तो जो घर का मुखिया होता है जिसका नाम राजेंद्र गुप्ता होता है, उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है। अब उसके बारे में पूछा जाता है कि वो कहाँ है। आसपास के लोग कहते हैं कि पति पत्नी में विवाद रहता था, हो सकता है कि राजेंद्र गुप्ता ने इनकी हत्या की हो। बस इतना था कि पुलिस ने उसको ढूंढना शुरू कर दिया, उसको तलाश करना शुरू कर दिया। जहां जहां तक पुलिस की पहुंच हो सकती थी पुलिस कोशिश कर रही थी, इसलिए पुलिस ने उसका नंबर सर्विलांस पर लगाया और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार वो है तो है कहां।
लगभग भदैनी से 15 किलोमीटर दूर रोहानिया के पास एक मीरपुर रामपुर जगह लगती है। वहां निर्माणाधीन मकान के पास आखिरी लोकेशन उसकी मिलती है। पुलिस 5 नवंबर 2024 को दौड़ते हुए जैसे भी था मौके पर वहां पर पहुंचती है, जाकर देखती है। 2 बजे का आसपास का वाकया था। वो अपने चारपाई पर जो मच्छरदानी लगाई हुई थी उसमें अर्धनग्न अवस्था में वो पड़ा हुआ था। जैसे ही मच्छरदानी हटाई जाती है, पता चलता है कि उसकी भी गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी। एक नहीं बल्कि 2 गोली, एक गोली सीने पर, दूसरी कनपट्टी पर मारी थी। अब घर वाले सोचने पर मजबूर थे, पूरा शहर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार पहले जिस पर शक कर रहे थे उसकी भी हत्या कर दी गई है। एक नहीं, 2 नहीं बल्कि टोटल 5 कत्ल हो जाते हैं। 2 बेटे, 1 बेटी, पति और पत्नी। इन 5 कत्ल की कहानी कौन इन्होंने किया है, किसने किया है, पुलिस इन कातिलों की कोशिश कर रही थी जानने की, पकड़ने की। जब मीडिया में बात आती है तो पता चलता है कि पत्नी को 2 गोली लगी हैं, बड़े बेटे को 3 गोलियां लगी हैं, छोटे बेटे को 2 गोलियां लगी हैं और बेटी को भी 2 गोलियां लगी हैं। 32 बोर के हथियार से गोली मारी जाती है। बताया जाता है कि एक ही हथियार है। आखिरकार जब आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि पटाखों के शोर में पता ही नहीं चला कि गोली कब चली, किसने चलाई, क्यों चलाई, कैसे चलाई। जबकि उस जगह पर 40 से ज्यादा किराएदार रहते हैं और 40 किराएदारों का मतलब है 40 परिवार रहते हैं। किसी ने गोलियों की आवाज को समझा ही नहीं कि आखिरकार गोली इसी बिल्डिंग के सबसे नीचे वाले फ्लोर से आ रही है। जो मालकिन है और उसके मालिक को और उसके बच्चों को मार दिया गया है। दरअसल जब मीडिया में रिपोर्ट आनी शुरू होती है तो कहानी निकल कर आती है कि पन्ना साहब जो इस इलाके में रहते थे वो रिक्शे का कारोबार किया करते थे और रिक्शे का कारोबार करने के दौरान उसका एक बेट होता है लक्ष्मी नारायण जिसका नाम होता है। पहले तो वो अपने रिक्शा किराए पर दिया करते थे। लगभग 200 से ज्यादा उनके पास रिक्शे हुआ करते थे जिनसे आदमी खींच करके ले जाए जाते हैं। अब तो ई रिक्शा चलते हैं। लक्ष्मी नारायण ने अपने इस पिता की जिम्मेदारी संभाली। जब वो पिता खत्म हो जाते हैं तो उनको 3 बेटे होते हैं। लक्ष्मी नारायण को एक बेटे का नाम राजा होता है, दूसरे बेटे का नाम राजेंद्र गुप्ता होता है और तीसरे बेटे का नाम कृष्णा होता है। दरअसल ये बिजनेस वगैरह जो चल रहा था इनका, जब बच्चे बड़े होते हैं तो राजेंद्र गुप्ता अपने पिता से कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण से कि पिताजी आपको जो कारोबार है रिक्शे वाला ये मेरी समझ से परे है, आप जमीन का बंटवारा कर दीजिए और मैं अलग होना चाहता हूँ। दरअसल 3 भाइयों में जो सबसे बड़ा वाला भाई होता है राजा, वो मानसिक रूप से बीमार था। 2 भाई बिल्कुल स्वस्थ थे, ठीक थे। एक का नाम राजेंद्र गुप्ता होता है, दूसरे का नाम कृष्णा होता है। जब ये बिजनेस व्यापार को अलग करने की बात करते हैं तो पिता ने साफ मना कर दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक बंटवारा नहीं होगा, इसलिए तुम इसी काम में अगर हाथ बटाना चाहते हो तो ठीक है, बाकी जो कुछ करना चाहते हो अलग कर सकते हो। अब जब ये बात थी तो लक्ष्मी नारायण के इस फैसले में कृष्णा साथ दे देता है, राजेंद्र गुप्ता अलग पड़ जाता है। पिता के मना करने के बाद भी बेटे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है इस पर। भाई जब पिता के साथ चला जाता है तो वो गुस्से में ज्यादा आ जाता है। मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि 28 साल पहले कृष्णा और उसकी पत्नी जब सोए हुए थे तो उसने जाकर के उनकी हत्या करवा दी। अब हत्या स्यूटरों से करवाई या खुद से की, कुल मिलाकर वो हत्या हो जाती है। अपना ही भाई अपनी ही भाभी को जो मार डालता है, मारने के बाद हड़कंप मच जाता है, इलाके में शोर मच जाता है। उनको 3 बच्चे होते हैं, कृष्णा और मंजू को उनके 2 बेटे होते हैं, एक बेटी होती है। लक्ष्मी नारायण अपने ही बेटे यानी कि राजेंद्र गुप्ता पर अपने ही बेटे की हत्या और बहू की हत्या के लिए एक एफआईआर दर्ज कराते हैं और एफआईआर दर्ज कराने पर जब जाता है तो कहता है कि मुझे मेरी जान को भी खतरा है क्योंकि मेरा बेटा शायद मुझे भी मार डालेगा। जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक बेटा ऐसे कैसे कर सकता है, कैसे हैवान बन सकता है कि अपने भाई की ही वो कत्ल कर देता है, हत्या कर देता है और अपने पिता का हत्यारा बनने की वो कैसे कोशिश कर सकता है। पुलिस वाले देखते हुए लक्ष्मी नारायण की सुरक्षा दे देते हैं, उन्हें एक सुरक्षा गार्ड देते हैं और इससे अभी घटना को बताया जाता है कि 13 दिन का समय भी नहीं हुआ था, जो भाई की भी 13वीं भी नहीं हुई थी कि दिन दहाड़े पिता की भी हत्या हो जाती है लक्ष्मी नारायण की। साथ ही जो उनका सुरक्षा गार्ड जो उनके सामने आता है उसकी भी हत्या कर दी जाती है। जिनके घर में एक शराब का कारोबार हुआ करता था, वहां पर बैठकर एक व्यक्ति शराब पी रहा था। बताया जाता है कि एक गोली एक आम आदमी को भी लग जाती है, यानी कि पहले भाई, फिर भाभी, फिर पिता, एक सुरक्षा कर्मी, साथ ही एक आम आदमी। ये 5 लोग बारी बारी से थोड़े से दिन के अंतराल में मारे जाते हैं। पहले मामले की पैरवी करने के लिए लक्ष्मी नारायण सामने आते हैं जब बेटी की हत्या होती है। जो पति की हत्या होती है तो उनकी शारदा देवी यानी कि राजेंद्र की मां सामने आती है
और अपने ही बेटे के खिलाफ हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाती है। पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है इस राजेंद्र गुप्ता नाम के व्यक्ति को और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। लेकिन इस मामले की उतनी मजबूती से पैरवी नहीं होती जितनी मजबूती से पैरवी होनी चाहिए थी। इसलिए शारदा देवी थाने वगैरह या फिर कोर्ट कचहरा वहां के चक्कर लगा नहीं पाती हैं और 2-3 साल का समय बीत जाता है। 2003 में बताया जाता है कि वो जेल से छूट जाता है। जेल से छूट जाता है और दूसरा पहलू ये भी बताया जाता है कि वो अपनी माँ को कुछ इस तरह से पाठ पढ़ाता है कि रिक्वेस्ट कर लेता है और शायद माँ इतनी मजबूती से वो अपने बेटे के खिलाफ पैरवी नहीं कर पाती है। जब वो जेल से छूट कर आता है तो इसी बीच में यानी कि साल 1995 में उसने शादी की थी, जो कि कलकत्ता की रहने वाली एक लड़की होती है। उसको 2 बेटियां पैदा होती हैं, लेकिन पति की कुकर्म को देखकर वो परेशान हो जाती है और परेशान होकर अपने मायके चली जाती है और वो अपने मायके में ही जाकर रहना सहना शुरू कर देती है अपनी दोनों बेटियों को लेकर। 2003 में जब राजेंद्र गुप्ता जेल से छूट कर आता है, अपने ही घर के ठीक सामने एक लड़की रहती थी जिसका नाम नीतू होता है। नीतू ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती थी और ये जो अपने नाम के पीछे सरनेम गुप्ता लगाया करते थे, दोनों आपस में एक दूसरे को प्यार कर बैठते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं। ये बात जब नीतू के परिवार वालों को पता चलती है तो नीतू का परिवार इस इलाके को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल अलग चला जाता है, दूर चला जाता है और राजेंद्र गुप्ता जो होता है वो नीतू से शादी कर लेता है। उसको फिर 3 बच्चे पैदा होते हैं। इसमें एक लड़की होती है, 2 लड़कियां होती हैं। वक्त का पहिया ऐसे आगे बढ़ने लगता है। जो उसका भाई था कृष्णा और उसकी भाभी थी मंजू, उनको 3 बच्चे होते हैं। एक बच्चे का नाम जुगनू उर्फ प्रशांत होता है, दूसरे का नाम विक्की होता है, तीसरे का नाम डोली होता है। यानी कि 2 बेटे और 1 बेटी होती है। इसकी परवरिश की जिम्मेदारी जो होती है वो शारदा देवी के पास आ जाती है। शारदा देवी उसे अपने पास रखती है, उनकी परवरिश करती हैं। लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद दोनों जो लड़के होते हैं वो बैंगलोर चले जाते हैं और जो डोली होती है उसकी शादी कर दी जाती है। इस व्यक्ति का यानी कि राजेंद्र गुप्ता का जो कारोबार था लगातार बढ़ता चला जाता है। वो बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग खरीदता था और वो नई नई बिल्डिंग्स बनाता था। उसके बाद फिर वहां पर बहुत सारे किराएदार रहते थे, किराएदारों के लिए उसे दे दिया करता था। बताया जाता है कि किराए से और शराब से लगभग वो 10 लाख प्रति माह उसे आमदनी होती थी। पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। वो समाज सेवा भी करता था और इसी राजनीतिक पार्टी से भी वो जुड़ा हुआ था। लेकिन 5 नवंबर 2024 को जिस तरह से अचानक एक के बाद एक 5 हत्याएं हो जाती है, उन हत्याओं से पूरे इलाके में, पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है और मीडिया रिपोर्ट जब सामने आती है तो 28 साल पहले भी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तब याद आता है कि कृष्णा और उसकी पत्नी मंजू के जो बच्चे होते हैं, हालांकि बेटे की शादी दिल्ली में हो जाती है और बेटे बेंगलोर में होते हैं, वो ज्यादातर वहीं रहते थे। लेकिन जब दीपावली पर वो लड़का दिखाई देता है तो पुलिस उसे भी वहां से गिरफ्तार करती है। साथ ही 5 और अन्य लोगों को वहां से गिरफ्तार किया जाता है और ये बताया जाता है कि 28 साल पहले जो हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड से इस हत्याकांड को जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। आज 6 नवंबर 2024 है। इसका अगला पार्ट हम जल्दी ही लेकर आएंगे, क्योंकि पुलिस जब इस घटनाक्रम का खुलासा कर देगी तो अगला पार्ट भी हम जरूर लेकर आएंगे। लेकिन गोपनीय सूत्र के माध्यम से ये पता चला है कि इनके भतीजे ने ही इनके माँ बाप का बदला लिया है और अपने दादा का बदला लिया है। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। आपकी एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमें बहुत हौसला मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।